नमस्ते। वेरी गुड इवनिंग सभी को। मेरी ओर से मैं सोनल गोयल आईएएस ऑफिसर 2008 बैच आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार। आज का लाइव सेशन की जो थीम है वो है सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी। जैसा कि मैं रेगुलरली यूपीएससी सिविल सर्विसेज एस्पिरेंट से टच में रहती हूँ, उनसे इंटरेक्शन रहता है मेरा। और लगभग मेरी कोशिश रहती है कि हर मंथ में मैं एक सेशन करूँ। लास्ट मंथ मैं अक्टूबर में सेशन नहीं कर पाई थी ड्यू टू सम रीजंस, मेरी हेल्थ भी ख़राब थी। तो आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, आपके लिए कोशिश मेरी यही रहेगी कि जो सिविल सर्विसेज के एस्पिरेंट्स हैं जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस, अपनी टिप्स शेयर करूं, और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन जो आप लोगों की क्वेरीज हैं, जो कुछ डाउट्स हैं, उनको क्लियर करने का प्रयास करूंगी। तो मैं कुछ सेकंड्स वेट करती हूँ ताकि और लोग भी जुड़ जाएं और फिर मैं ये सेशन को फॉर्मली स्टार्ट करूंगी। मीनवाइल अपना इंट्रोडक्शन मैं दे देती हूँ दोबारा से सभी व्यूअर्स के लिए। मैं हूँ सोनल गोयल, आईएएस ऑफिसर 2008 बैच। मैं काडर त्रिपुरा से बिलोंग करती हूँ और लगभग 2009 से 2016 मैंने त्रिपुरा में अपनी सेवाएं दी। उसके बाद मैं 2016 जुलाई में इंटर काडर डेपुटेशन पे हरियाणा आई और मैं अब दोबारा से बैक टू त्रिपुरा काडर हूँ और मेरी पोस्टिंग अभी स्पेशल रेजिडेंट कमिश्नर त्रिपुरा भवन दिल्ली है। तो फ्रेंड्स फॉर्मली स्टार्ट करते हैं क्योंकि आप सब लोगों का समय बहुत कीमती है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सिविल सर्विसेज, मैं ये सेशन फ्रेंड्स हिंदी और इंग्लिश मिक्स में लेना की कोशिश करूंगी क्योंकि कुछ एस्पिरेंट्स हैं जिनको हिंदी में ज़्यादा कंफर्ट है और कुछ एस्पिरेंट्स इंग्लिश को ज़्यादा अच्छा समझते हैं। तो आई विल ट्राई टू मिक्स बोथ द लैंग्वेजेस। क्यों आपको सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना है? जब किसी के भी जहन में आता है कि सिविल सर्विसेज में जाना है तो सबसे पहले ये विचार आता है मन में कि वाई सिविल सर्विसेज, सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है। तो इसके फ्रेंड्स जो इसके जो प्रॉन्स हैं, या अगर हम कहें इसके जो एडवांटेजेस हैं, या सिविल सर्विसेज हमें किस तरीके से मदद करता है, तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमारी सोसाइटी में इसको लेके एक कैरिस्मा है। एक कैरिस्मा है, एक रिस्पेक्ट है सिविल सर्वेंट्स को लेके, और डेफिनेटली ये एक अपॉर्चुनिटी देता है कि हम सोसाइटी में लोगों से जुड़ें और उनके लिए काम करें। तो इट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू कनेक्ट टू द पीपल इन द सोसाइटी एंड इट ऑल्सो गिव्स एन अपॉर्चुनिटी कि हम उनके लिए ग्रास रूट लेवल पे काम कर पाएं। साथ ही साथ में जो ग्रास रूट लेवल पे जब हम काम करते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी मिलती है कि हम फील्ड में इम्पैक्ट लेके आ पाए और लोगों की लाइफ्स को टच करें, उनकी लाइफ्स में सस्टेनेबल इम्पैक्ट को लेके आए। ये सिविल सर्विसेज एक बहुत इंपॉर्टेंट माध्यम है जो कि प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ में जॉब डाइवर्सिटी, आप आज अगर एज अ डिप्टी कमिश्नर काम कर रहे हैं, कल आपका जब प्रमोशन होगा, जब आप सेक्रेटेरिएट में डायरेक्टरेट लेवल पे जाएंगे, तो यू कैन बी वर्किंग विद द हेल्थ डिपार्टमेंट। आप अगली बार साइंस एंड टेक में भी काम कर सकते हैं। एंड एज यू ग्रो अप इन योर सर्विस करियर, तो इतनी जॉब डाइवर्सिटी ये ऑफर करता है जो कि अनपैरेलल है और भी किसी सर्विस से। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि सिविल सर्वेंट्स जो हैं, कोई भी सिविल सर्विसेज हो, सिविल सर्वेंट्स एक फोर फ्रंट पे एज फ्रंट वॉरियर्स काम करते हैं। जैसा कि हमने देखा कि जब कोविड-19 पैंडेमिक ने हमारे देश को हिट किया, किस तरीके से हमारे सिविल सर्वेंट्स ने अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस ऑल स्टेट्स, अक्रॉस ऑल कार्डर्स उन्होंने काम किया और दिन रात वो लगे रहे। ऑफ कोर्स जो रोल है पुलिस का, जो रोल है जो हेल्थ वर्कर्स का, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज का, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। बट साथ ही साथ में जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं अक्रॉस द कंट्री, अक्रॉस वेरियस कार्डर्स, अक्रॉस वेरियस स्टेट्स, देयर रोल हैज बीन वेरी कमेंडेबल। लेकिन इसके साथ साथ जो कॉन्स हैं या थोड़ा सा चैलेंजेस है, वो इस तरीके से हैं कि ये ट्रांसफरेबल जॉब है। इसमें जॉब सिक्योरिटी इन द सेंस नहीं है कि आपने आज यहाँ ज्वाइन किया, आपका स्टेबल टेन्योर कितना रहेगा नहीं रहेगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स हैं जिसकी वजह से थोड़ा सा एक इम्पैक्ट आता है फैमिली लाइफ के ऊपर भी। और साथ ही साथ में एक डायनामिक पैराफर्नेलिया है जो कि गवर्न करता है कि हम कैसे डिलीवर कर रहे हैं पब्लिक सर्विसेज की। तो डायनामिक पैराफर्नेलिया में मीडिया, जुडिशरी, एनजीओ, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन, सिटीजन्स, ये सभी फैक्टर्स हैं, ये सभी प्लेयर्स हैं
जो कि इसको गवर्न करते हैं और जो कि इसको कोशिश करते हैं कि हमें हमें कोशिश करनी होती है कि हम इन सबको लेके चलें और इस पैराफर्नेलिया के अंदर एग्जिस्ट करते हुए हमें अपना सर्विस डिलीवरी करना है। ऑफ कोर्स पॉलिटिकल इंटरवेंशंस या पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस अगर हम कहें तो वो भी रहती हैं सिविल सर्वेंट्स की पब्लिक सर्विस डिलीवरी में, तो वो भी एक चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है। अगर मैं अपनी बात करूं, कई बार एस्पिरेंट्स मुझसे पूछते हैं कि आपने सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन किया। तो फ्रेंड्स, मैं अपना बैकग्राउंड ब्रीफली ये बताना चाहूँगी कि मैं पानीपत डिस्ट्रिक्ट हरियाणा से बिलोंग करती हूँ। मेरी एजुकेशन दिल्ली में हुई और मैं जब कॉलेज में श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में ग्रेजुएशन के थर्ड ईयर में थी, मैं साथ में कंपनी सेक्रेटरी का भी कोर्स कर रही थी। आई वॉज डूइंग CS ऑल्सो अलॉन्ग विद द ग्रेजुएशन। तो जब मैं थर्ड ईयर में आई तो मुझे ये सिविल सर्विसेज के बारे में पता लगा। मेरे को उससे पहले बहुत ज़्यादा ओरिएंटेशन नहीं था। तो मैंने जब इसके बारे में और पढ़ा, मुझे ऐसे लगा कि सिविल सर्विसेज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मुझे लोगों से कनेक्ट करने का मौका देगा, जो मुझे सोसाइटी के लिए इन फील्ड कुछ करने का मौका देगा। तो जब मैंने ये बात अपने पेरेंट्स से डिस्कस करी, स्पेशली माय फादर, ही बिकेम वेरी एप्रीहेंसिव। सबसे पहली बात तो सिलेक्शन बहुत टफ है, इतने लाखों एस्पिरेंट्स एग्जाम देते हैं और सिलेक्शन फ्यू हंड्रेड्स का है। तो सबसे पहली बात, बहुत टफ एग्जाम है। सेकेंडली, इसमें श्योरिटी नहीं है कि आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, कितने साल आप पढ़ाई करोगे, और सिलेक्शन के बाद भी फिर आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, कौन सी सर्विस मिलने के बाद कौन सा कार्डर मिलेगा, और उसके बाद कैसे लाइफ सेटल होगी। ये सब इश्यूज मेरे फादर के माइंड में आए। लेकिन जब मैंने 5 से 6 महीने उनको कन्विंस किया, उनसे डायलॉग किया कि मुझे एक बार करने दीजिए, तो फिर मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट किया। बट मेरे फादर ने ये सजेशन दी कि आई शुड हैव अ प्लान बी इन लाइफ। सो बाय प्लान बी ही मेंट कि अगर मेरा सिविल सर्विसेज अनफॉर्चुनेटली नहीं होता है तो मुझे अपने पैरों पे इंडिपेंडेंट खड़ा होना है, इन द सेंस आई शुड बी अर्निंग फॉर माई सेल्फ। तो उन्होंने ये सजेशन दी कि आप प्लान भी अपना लाइफ में रखो। तो उसको मैंने ध्यान में रखते हुए मैंने अपना CS कंप्लीट, 2003 में मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट ईयर 2004 में मेरा CS कंप्लीट हुआ। वो कंप्लीट करने के बाद मैंने LLB दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया आफ्टर गिविंग एंट्रेंस। वहाँ पे मेरा लॉ का क्लासेस शुरू हो गया। आई स्टार्टेड डूइंग LLB और 2004 से 2007 मेरा सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन मेन फोकस था। मैंने सिविल्स की तैयारी अपनी पूरी मेहनत से मैंने की और साथ ही साथ में माय पार्ट टाइम जॉब एज कंपनी सेक्रेटरी आई हैड स्टार्टेड, और इसके साथ में जो LLB क्लासेस थी वो भी अटेंड करनी पड़ रही थी, क्योंकि लॉ एक रेगुलर कोर्स जो था उसमें क्लासेस ही मुझे अटेंड करनी पड़ रही थी। तो इस तरीके से 2004 से 2007 तक मेरी लाइफ में ये तीनों चीज़ें पैरेलल चली। फोकस था सिविल सर्विसेज की तैयारी, देन ऑफ कोर्स आई वाज अटेंडिंग LLB क्लासेस एंड आई वाज आल्सो डूइंग माय पार्ट टाइम जॉब एज CS। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैंने जब एग्जाम दिया तो 2006 में मैंने मेंस लिखा, बट आई डिड नॉट गेट इंटरव्यू कॉल। एंड व्हेन आई अपीयर्ड इन माय सेकंड अटेम्प्ट, दैट वाज द टाइम जिसमें मैंने अपने आप को ये किया कि हम जिस तरीके से, सॉरी फ्रेंड्स, एक मिनट, एक मिनट, हाँ जी। तो फ्रेंड्स, जिस तरीके से मैंने अपनी थोड़ी सी जर्नी ब्रीफली बताई, उससे यही मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि हमारा जो सिविल सर्विसेज में आने का जो मकसद है वो क्लियर होना चाहिए, और इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारी लाइफ में एक प्लान भी रहे। तो प्लान बी का क्या मतलब है कि हमारा जो करियर, फॉल बैक करियर ऑप्शन क्या है, उस फॉल बैक करियर ऑप्शन को हम किस तरीके से हम क्या करेंगे अगर हमारा सिविल सर्विसेज में नहीं होता, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। ये मैं इसलिए नहीं कह रही कि आपकी कैपेबिलिटी में कमी है या आप नहीं कर पाएंगे, बट सिर्फ इसीलिए कि कंपटीशन बहुत टफ है। एंड इतना टफ कंपटीशन है, 10 लाख एस्पिरेंट्स जो हैं वो प्रीलिम्स का फॉर्म भरते हैं। एंड इफ यू आर इन्वेस्टिंग 2 to 3 years ऑफ योर प्राइम यूथ विद ऑल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, तो आपको क्लियर होना चाहिए कि अगर आप ये नहीं क्वालिफाई कर पाते हो तो करियर अपॉर्चुनिटी व्हाट एल्स आपके पास अवेलेबल है। तो आप जो इसमें टाइम, एनर्जी और रिसोर्सेज इन्वेस्ट कर रहे हो
वो आपका इन टर्म्स ऑफ हायर एजुकेशन या जॉब वो जो है वो आपके पास में अवेलेबल होना चाहिए। एंड इट इज ऑल द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर फीमेल्स टू बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट इन लाइफ। ये उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए इस पे हम ध्यान रखें। तो अब नेक्स्ट सवाल ये आता है कि हम तैयारी कब शुरू करें। सो व्हेन इज द बेस्ट एज टू स्टार्ट यूपीएससी प्रिपरेशन। कुछ एस्पिरेंट्स ऐसे हैं जो कि स्कूल से ही जिनके माइंड में आता है कि हम सिविल सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहते हैं। फ्रेंड्स, सिर्फ एक ही मेरी एडवाइस है कि अगर हम बहुत जल्दी इसकी तैयारी शुरू कर देंगे तो जो हमारा पीक है, जो हमारा तैयारी का जो पीक होना चाहिए एग्जाम जब प्रीलिम्स लिखना है उससे लगभग 1 साल पहले तक, तो उसका जो है हमारे पास में उतना मोमेंटम हम नहीं मेंटेन कर पाएंगे। तो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आप अगर स्कूल में करना चाहते हैं तो यू कैन जस्ट ब्रश अप योर एनसीईआरटीज। आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इश्यूज को लेके, जो कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी पॉलिटी को लेके, उन सब को आप तैयारी करो। साथ ही साथ में न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स और ये सब जो है जनरल स्टडीज पे फोकस करो। अगर आप ग्रेजुएशन में स्टार्ट कर रहे हो तो ग्रेजुएशन में डेफिनेटली यू कैन ट्राई एंड चूज योर ऑप्शनल ऑल्सो। और उसके साथ साथ में ऑप्शनल के साथ में आप जो आपका जीएस के जो टॉपिक्स हैं उनके ऊपर भी आप थोड़ी बहुत तैयारी शुरू कर सकते हो। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आपके एक ओरिएंटेशन जो डेवलप करना है सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखने के लिए, उसके लिए आप न्यूज़पेपर रीडिंग, मैगजीन्स, करंट अफेयर्स जो चल रहे हैं उनके बारे में आपको रुझान डेवलप होना चाहिए, ताकि व्हेन यू आर एक्चुअली अपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन तो आपका जो एक ब्रॉड आइडिया है इश्यूज के ऊपर वो डेवलप हो, तो ये टाइम आप तब यूटिलाइज कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि आप पोस्ट ग्रेजुएशन में कर रहे हैं या आप जॉब के साथ साथ कर रहे हैं, तो ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप कितना टाइम सिविल सर्विसेज की तैयारी में दे पाओगे। तो हाउ मच टाइम यू कैन एक्चुअली इन्वेस्ट व्हेन यू आर प्रिपेयरिंग, व्हेन यू आर गिविंग, व्हेन यू आर डूइंग एनी जॉब या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हो, तो कितने घंटे आप दे सकते हो। तो 5 से 6 घंटे मिनिमम चाहिए। वैसे तो जिस साल में आपको एग्जाम देना है उससे लगभग 1 साल पहले से आपको रिगरस पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो रिगरस पढ़ाई में आपको 10 से 12 घंटे तो पढ़ने ही पड़ेंगे। और जब एग्जाम बिल्कुल पास में होता है, जब प्रीलिम्स या मेंस जब बिल्कुल पास में होगा, तो 14-15 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो आपको ये थोड़ा देखना है कि आप जो है अपने जॉब के साथ में या पोस्ट ग्रेजुएशन का कोई कोर्स कर रहे हो उसके साथ में आप कितना उसको मैनेज कर पाओगे। तो इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स कि आपके माइंड में ये क्लियर हो कि आपके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के हिसाब से आपको कितनी एज तक कितने नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स अवेलेबल हैं, और उन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स के हिसाब से आप उस एग्जाम को मतलब कितनी बार आप देना चाहते हो, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट आप कब दोगे ये क्लियर होना चाहिए। और बाय चांस फर्स्ट नहीं होता है तो आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट का क्या स्ट्रैटेजी रहेगा, ये थोड़ा सा माइंड में एक पिक्चर क्लियर रहना चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपका जो हमने जो अभी तक बात करी कि आपको कब देना है, तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप एक बार यूपीएससी का जो सिलेबस है इस नोटिफिकेशन को देखिए। यू विल बी क्लियर अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, द एज, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एज पर योर कैटेगरी। तो हर कैटेगरी के हिसाब से वहाँ पे गाइडलाइंस दी गई हैं, तो उसको जो है उसको पढ़िए। और साथ ही साथ में आपको ये ध्यान में रखना है कि 1 साल कम से कम प्रीलिम से पहले, सो फॉर एग्जांपल अगर हमें जून या जुलाई 2022 में देना है तो अभी तो बिल्कुल पीक टाइम है, इसमें तो हमें तैयारी फुल्ली गियर्ड अप होने चाहिए। लेकिन अगर हम बात करें कि 2023 में अगर हमने प्रीलिम्स देना है, तो 2023 में अगर देना है तो आप लगभग 1 साल पहले से उसकी फुल फ्लेश तैयारी में आपको लगना पड़ेगा। और उससे पहले तो ये जो टाइम अभी अवेलेबल है 3-4-5 महीने का, उसमें आप प्रिपरेटरी चीजें कर सकते हैं, एनसीईआरटीज पढ़ सकते हैं, न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, करंट अफेयर्स, वो सब कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं बहुत क्विकली एक 12 मंथ स्ट्रैटेजी पे आती हूँ कि अगर हमारे पास हमें नेक्स्ट ईयर अगर हमें एग्जाम देना है, वैसे तो अब टाइमलाइन बीच में थोड़ी सी ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक लास्ट टाइम का जो एग्जाम हुआ उसकी टाइमलाइंस थोड़ी सी शेड्यूल, जो रूटीन शेड्यूल होता है उससे थोड़ी चेंज हुई थी। लेकिन फिर भी अगर हम माने कि अगर नेक्स्ट ईयर में अगर किसी को
23 में अगर एग्जाम देना है जून या जुलाई में, तो अगले साल कम से कम अप्रैल मई ऑफ 22 से कम 1 साल पहले वन नीड्स टू स्टार्ट फोकसिंग ऑन सिविल सर्विसेज प्रिपरेशन। और जब ये स्टडीज होंगी तो उसकी ओवरऑल फाउंडेशन लेंगे, तो शुरू के 4-5 महीने जो हैं वो ओवरऑल फाउंडेशन लेंगे, जो कि अप्रैल मई से अक्टूबर तक कि जिसके आप प्रीलिम्स और मेंस की कंबाइंड तैयारी कर रहे हो, आप जीएस की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हो, और ऑफ कोर्स आपका ऑप्शनल भी चूज होना चाहिए और ऑप्शनल के ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान दे रहे हो। जो सेकंड फेज आएगा, जो कि अगर मैं मान लूँ नवंबर से लेके फरवरी मार्च तक, प्रीलिम्स से 3 महीने पहले, तो उसमें आपका फोकस होना चाहिए आंसर राइटिंग और मेंस के ऊपर, क्योंकि ये जो टाइम आप इस वक्त मेंस के लिए आप इन्वेस्ट करोगे, ये टाइम आपको बाद में जाके बहुत फायदा देगा, क्योंकि वंस यू राइट प्रीलिम्स, उसके बाद जो टाइम मिलेगा उसमें सब कुछ रिवाइज करना पॉसिबल मतलब बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है। तो इसलिए बेटर है कि आप उसके अंदर आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग के ऊपर भी फोकस करें, और फिर मार्च से अप्रैल या फिर अप्रैल से मई जून तक यू फोकस कंप्लीटली ऑन योर दिस व्हाट वी से, आपका जो प्रीलिम्स है, तो उसमें आप प्रीलिम्स के ऊपर इंडिपेंडेंटली आप उसके ऊपर फोकस कीजिए। और दोबारा से अगर हम फिर बात करें, जब आपका प्रीलिम्स हो गया उसके बाद अगेन यू शुड शिफ्ट योर फोकस ऑन द मेन स्टडी। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये हमको ध्यान में रखनी है। तो फ्रेंड्स, अब मैं बहुत जल्दी क्विकली प्रीलिम्स की स्ट्रैटेजी पे थोड़ा सा बात करूंगी। प्रीलिम्स में जैसे हमें पता है कि मल्टीपल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं, सीसेट जो एग्जाम है, तो इसके अंदर दोनों ही सब्जेक्ट 200 मार्क्स के हैं, और प्रीलिम्स में जो सब्जेक्ट 1 है दैट इज बेसिकली जनरल स्टडीज। तो जो जनरल स्टडीज का जो सब्जेक्ट है उसमें ऑफ कोर्स आपकी न्यूज़पेपर रीडिंग और जो जीएस के जो टॉपिक्स हैं, करंट अफेयर्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और जो पेपर 2 है दैट इज एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके अंदर वो कॉम्प्रिहेंशन, लॉजिकल रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी, जो कि उसमें सिलेबस में लिखा है अप टू क्लास 10 लेवल, इस पे ध्यान देना है। और एक बात ये भी लिखी है यूपीएससी के सिलेबस नोटिफिकेशन में कि पेपर 2 इज क्वालिफाइंग पेपर विद मिनिमम 33% मार्क्स। तो जो पेपर 2 है वो क्वालिफाइंग पेपर है विद मिनिमम 33% मार्क्स। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात है जिसका हम ध्यान करें। अगर हम मेंस को देखें तो मेंस फ्रेंड्स सब्जेक्टिव है, तो सब्जेक्टिव जो पेपर है उसमें हमारे पेपर 1 है ऐसे, पेपर 2 है हिस्ट्री और हेरिटेज एंड ज्योग्राफी, पेपर 3 है गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, सोशल जस्टिस, इंटरनेशनल रिलेशंस, पेपर 4 है टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरमेंट, सिक्योरिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, पेपर 5 है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, पेपर 6 और 7 है जो कि ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और 2 और पेपर हमको देने होते हैं जो कि लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड एनी अदर वर्नाक्युलर लैंग्वेज जो आपका लोकल लैंग्वेज जो आप उसके अंदर चूज करते हैं। तो फॉर मेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है, मेंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है आंसर राइटिंग। आपको कोई भी जो कॉन्सेप्ट है उसके अंदर प्रेफरेबल ये है कि आपके अपने खुद के नोट्स हों। इफ पॉसिबल यू ट्राई एंड मेक योर ओन नोट्स। अगर आप खुद के नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो आप एटलीस्ट जिस भी मटेरियल से पढ़ रहे हैं, जिस भी बुक से पढ़ रहे हैं, या कोई मटेरियल दूसरा है आपके पास में, कोई दूसरे नोट्स हैं, आप उस पे एक सिनॉप्सिस एटलीस्ट लगाइए उस टॉपिक का, हैंड रिटन या जैसे भी आप कंफर्टेबल हो, प्रिंटेड, सो दैट अगर उस चैप्टर में 10 पेजेस हैं, अगर 15 पेजेस हैं, तो सिनॉप्सिस में आपको रिकैप करने में इजी रहता है कि इसमें इंपॉर्टेंट चीजें ये थी। और कंसेप्ट वाइज, इशू वाइज जो है आपके पास में कंसेप्चुअल क्लैरिटी भी होगी वंस यू रिवाइज अगेन एंड अगेन। तो आप जैसे बार बार रिवाइज करोगे, जैसे आपका जब रिपीटेड रिवीजन होगा तो आपको क्लैरिटी भी आती है, और साथ ही साथ में आपके अगर हैंडी नोट्स अवेलेबल हैं तो फ्रेंड्स आपको समय भी कम लगता है, आपका जो रिपीटेड रिवीजन होगा वो टाइम भी कम लेगा। और एक चीज ये भी कर सकते हैं कि आप प्रीवियस 2 से 3 साल के क्वेश्चन पेपर भी देख सकते हैं, तो यू कैन एक्चुअली सॉल्व प्रीवियस 2 to 3 years क्वेश्चन पेपर। और उससे ज्यादा पुराने देखने की मुझे लगता नहीं जरूरत है, क्योंकि यूपीएससी का पैटर्न काफी चेंज रहता है, हर साल चेंज रहता है।
बट लास्ट से 2 से 3 साल के पेपर्स को देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न है जो यूपीएससी फॉलो कर रही है। या कोई मॉक टेस्ट सीरीज भी एस्पिरेंट्स ज्वाइन करते हैं, या मॉक टेस्ट सीरीज नहीं भी हो तो आपको बहुत सारे मॉक टेस्ट के सैंपल्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी अवेलेबल हैं, उनको सॉल्व कीजिए। और एक बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि किसी भी टॉपिक पे हमको पीएचडी नहीं करनी है। हमें सिविल सर्विसेज एग्जाम में कोई भी टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा रिसर्च ओरिएंटेड नहीं बनना है। हमको वो एग्जाम क्लियर करना है, हमको एग्जाम क्रैक करना है। वो एग्जाम क्रैक करने के लिए लिमिटेड नॉलेज चाहिए, जो कि एक्यूरेट नॉलेज हो और जो कि हमें एग्जाम में उतने नंबर में जो पूछा गया है उसको लिखने का हमें हेल्प करे। हमें उतना ही पूछना है ना। तो ये है कि रिपीटेड रिविजन्स आ रखी और आपको आंसर राइटिंग, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, इन सब पे भी ध्यान देना है। अगर हम इंटरव्यू की फ्रेंड्स बात करें तो इंटरव्यू एक ओवरऑल पर्सनालिटी टेस्ट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जस्ट बी नेचुरल। आपको ब्लफ नहीं करना है, डू नॉट ब्लफ। तो जस्ट बी नेचुरल, वर्क ऑन योर सीवी वेल। तो आपका बैकग्राउंड, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आपका नेटिव प्लेस, आपका एजुकेशन, वर्क, हॉबीज, ये सब जो हैं आपके, इसको प्रिपेयर करना है। एंड ऑल्सो प्रिपेयर रिस्पॉन्सेज कि आप क्यों सिविल सर्विसेज ज्वाइन करना चाहते हैं। तो इंटरव्यू बोर्ड ये जरूर जानना चाहेगा या वो असेस करना चाहते हैं कि आप सिविल सर्विसेज में क्यों आना चाहते हैं, और अगर आप आएंगे तो आप ऐसा क्या सिस्टम में चेंज लाना चाहते हैं, या क्या कुछ इनिशिएटिव, कुछ नया यूनिक क्या करना चाहते हैं, ये भी वो लोग जानना चाहेंगे। तो फ्रेंड्स ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपने जो सीवी आपने जो जिसमें पर्टिकुलर्स लिखे हैं, अपना बैकग्राउंड को लेके उसके अंदर आप क्लियर हों। और यू शुड नॉट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट विद द इंटरव्यू बोर्ड। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको किसी चीज पे भी क्लैरिटी नहीं है, कोई कंफ्यूजन है, तो यू कैन सिंपली एडमिट टू द बोर्ड कि सर और मैडम आई एम सॉरी, आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, और मैं जब भी बाहर जाऊंगी, आई विल डेफिनेटली अपडेट माई सेल्फ ऑन दिस इशू। प्रेजेंटली आई एम नॉट एबल टू गिव रिस्पॉन्स टू दिस। और अगर किसी बात को लेकर क्लियर नहीं है तो डू नॉट एंटर इनटू आर्ग्यूमेंट, जस्ट सिंपली एडमिट कि मैं इसके बारे में अपडेट करूंगा। और अगर आपको कोई हाफ नॉलेज है लेकिन आप कंफर्म नहीं हो फैक्ट्स को लेके, एंड इफ यू एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट, या आप उसको कुछ झूठ बोल के अगर उसको जस्टिफाई करने का प्रयास करोगे, तो वो बहुत ज्यादा फेटल होता है, वो बहुत ज्यादा हार्मफुल रहता है। सो डू नॉट एंटर इनटू एनी आर्ग्यूमेंट। इफ you enter into any kind of discussion, it should be a well reasoned discussion। एक well reasoned discussion होना चाहिए। और stay grounded, stay practical, stay grounded। और प्रैक्टिस के लिए जो है आप ग्रुप्स में भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, फ्रेंड्स आपस में कर सकते हैं, मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट किए जाते हैं, वहां अपेयर हो सकते हैं। तो इंटरव्यू के लिए ये चीजें इंपॉर्टेंट हैं जो कि ध्यान में रखनी जरूरी है। देन कैंडिडेट्स मेरे से ये पूछते हैं कि हाउ टू स्टे फोकस्ड, हाउ टू स्टे फोकस्ड। आप एग्जाम में किस तरीके से तैयारी करें, ये बहुत ज्यादा लॉन्ग रन प्रोसेस है। तो फ्रेंड्स सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जब एग्जाम देना है उससे पहले आज अगर आप तैयारी शुरू कर रहे हो तो आपके पास में कितने नंबर ऑफ मंथ्स हैं, कितने नंबर ऑफ वीक्स हैं, कितने नंबर ऑफ डेज हैं। एटलीस्ट आपके मंथ्स और वीक्स तो आपके पास में कैलकुलेटेड होने चाहिए। तो उसमें क्या होगा कि ब्रेक द नंबर ऑफ मंथ्स। तो आपके पास में 12 महीने हैं, 11 महीने हैं, तो आप उनको थोड़ा ब्रेक कीजिए। जैसे मैंने बताया था 12 मंथ स्ट्रैटेजी, उसको ब्रेक करेंगे। उसके बाद में आप ये देखो कि वीक वाइज आपके पास कितना टाइम है। सो हाउ मेनी नंबर ऑफ वीक्स यू हैव विच यू कैन एक्चुअली यूटिलाइज फॉर योर प्रिपरेशन। तो उसको फिर आप वीक्स में ब्रेक डाउन करोगे तो मंथ्स हो गए, वीक्स हो गए। और इसके बाद में आपको स्ट्रेटेजाइज करना है। और साथ ही साथ में अगर हम बात करें फोकस की, तो एवरीबडी टेंड्स टू गेट डिमोटिवेटेड। सबको ये लगता है कि होगा नहीं होगा, क्लैरिटी नहीं है, कैसे करें। एवरीबडी गेट्स थ्रू दोज लो फेजेस ऑफ मोटिवेशन। बट जरूरी क्या है कि हमारा इनर मोटिवेशन, हमारा इनर ड्राइव जो है उसको हमको बरकरार रखना है। और ये एक ऐसा एग्जाम है विच टेस्ट योर पेशेंस। मैं एक 4 P's बोलती हूँ, पेशेंस,
पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस, पॉजिटिव आउटलुक। आई वुड रिपीट, पैशन, पेशेंस, परसिवरेंस एंड पॉजिटिव आउटलुक। तो पैशन क्या है कि जुनून होना चाहिए कि हमको ये करना है। पेशेंस क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको ये हो सकता है कि ये इमिजिएटली ना मिले। परसिवरेंस, बार बार उसमें करना, तैयारी करना, एफर्ट डालना। एंड पॉजिटिव आउटलुक, एक पॉजिटिव आउटलुक मेंटेन करते हुए, एक अच्छी सोच मेंटेन करते हुए कि हाँ हम इसे कर रहे हैं और हम इसको करके दिखाएंगे। तो इसको ध्यान में रखते हुए, अगर हम 4 P's को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ें, डेफिनेटली सक्सेस मिलती है। सेल्फ डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वी शुड नो व्हाट इज़ आवर इनर स्ट्रेंथ एंड हमारी इनर स्ट्रेंथ, मोटिवेशन ड्राइव क्या है, या हमारे वीक एरियाज क्या हैं। सो सेल्फ अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ पॉजिटिव अप्रोच टू स्टडी। तो पॉजिटिव अप्रोच टू स्टडी कैसे आप मेंटेन करें? आपके वीक एरियाज क्या हैं, आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज क्या हैं, उसके हिसाब से आप थोड़ा प्रायोरिटाइज करेंगे तो आप ज़्यादा इफेक्टिवली पढ़ पाओगे। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो टाइम मैनेजमेंट, सभी के पास 24 घंटे दिन के अवेलेबल हैं, उसमें आप कैसे उसको ब्रेक कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इफ पॉसिबल यू ब्रेक योर टास्क इनटू अचीवेबल यूनिट्स। आपके जो टास्क या गोल्स हैं उनको अचीवेबल यूनिट्स के अंदर आप ब्रेक कीजिए, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों होने चाहिए। तो लॉन्ग टर्म में जैसे हमने बात की कि मंथ वाइज आपका क्या एजेंडा है, मंथ वाइज क्या आपकी टाइमलाइंस हैं, और शॉर्ट टर्म की वीक वाइज, और वीक को फिर हम वो करेंगे डेज में कन्वर्ट, वो करना है। टेक एडिक्वेट ब्रेक्स इन बिटवीन, ब्रेक्स के साथ करना है। स्टे काम, स्टेइंग काम इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ डीमोटिवेटेड, स्पेंड टाइम विद योर फ्रेंड्स, फैमिलीज, है ना, एंड बी फोकस्ड। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है कि हमें सेल्फिश रहना है, अपने टाइम को लेके हमें फोकस्ड रहना है और मेटिकुलस रहना है विद रिस्पेक्ट टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम, विद रिस्पेक्ट जुडिशियस यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम जो है वो करना है। तो ये फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, जस्ट टू स्टे मोटिवेटेड, जस्ट टू स्टे फोकस्ड टुवर्ड्स योर गोल। अब कुछ कॉमन ऐसे कंसर्न्स जो कि एस्पिरेंट्स इन जनरल पूछते हैं, उनके बारे में मैं बात करना चाहूंगी कि जैसे फॉर एग्जांपल कितना घंटा पढ़ाई करें, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। एटलीस्ट 10 से 12 घंटे आपको पढ़ने पड़ेंगे लगभग 1 साल के लिए, और जब आपका एग्जाम पास में है तो 14 से 15 घंटे विद डेडिकेशन। एंड इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि हम क्वालिटी ऑफ टाइम पे ध्यान दें। ऐसा नहीं कि आप बुक खोल के बैठे हैं, आपको समझ नहीं आ रहा, और यू आर अटेंडिंग एनी कोचिंग इंस्टीट्यूट बट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि वो क्या पढ़ा रही है, और अल्टीमेटली वेस्टिंग योर टाइम एंड एनर्जी। तो क्वालिटी इज मोर इम्पॉर्टेंट। 10 से 12 घंटे और बाद में 14-15 घंटे। तो ये जो भी है क्वालिटी, जो है क्वालिटी एफर्ट्स हम दें तो सक्सेस ज़रूर मिलती है। और अगर आपके एफर्ट्स जेन्युइन हैं तो डेफिनेटली सक्सेस वुड बी योर्स। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हाउ टू चूज ऑप्शनल। तो जो ऑप्शनल है वो आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट भी हो सकता है या ये अलग भी हो सकता है। तो ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट अगर होता है तो आपका जो उसमें ऑलरेडी एक इंटरेस्ट डेवलप्ड है, आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है, तो उसमें आपको मदद मिलती है। और लेकिन ऐसा जरूरी भी नहीं है कि अगर आप कोई दूसरा ऑप्शन लेते हैं विच इज नॉट योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट देन यू विल बी एट अ डिसएडवांटेज। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या इंपॉर्टेंट है कि आप जो सब्जेक्ट ले रहे हो उसमें आपका इंटरेस्ट होना चाहिए। तो यू शुड हैव इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट विच एवर यू आर चूजिंग, वेदर इट इज योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट, या अगर वो ग्रेजुएशन सब्जेक्ट नहीं भी है तो अगर कोई और भी सब्जेक्ट है उसको पढ़ने में आपको मजा आना चाहिए। यू शुड फील हैप्पी, वी शुड फील इंटरेस्ट व्हेन यू आर रीडिंग दैट सब्जेक्ट। और दूसरा है कि कई बार ये भी एक कंसर्न रहता है कि उस ऑप्शनल सब्जेक्ट का जीएस में या जो बाकी हमारा जो सिलेबस है उसमें कहीं पे भी प्रीलिम्स और मेंस में कुछ मदद मिल रही है तो वो एक एडेड एडवांटेज होता है, तो उसको भी आप देख सकते हैं। तो आपका 3-4 क्राइटेरियाज हो सकते हैं ऑप्शनल को चूज करने में। पहला तो आपका एकेडमिक बैकग्राउंड वाला अगर लेना है तो वेल एंड गुड, अगर वो नहीं लेना है तो किस और सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है वो उसको देख सकते हैं। साथ ही साथ में उसका एडिशन, उसका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स अदर सब्जेक्ट, उसके अंदर स्टडी मटेरियल अच्छा अवेलेबल है या नहीं है, क्योंकि आपको कुछ पढ़ने के लिए अच्छा मटेरियल चाहिए तभी आप उसको लिख पाएंगे, तभी आपके मार्क्स आप लेके आ पाओगे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज ये भी है कि लास्ट 2-3 साल के क्वेश्चन पेपर जो भी आप सब्जेक्ट लेना चाहते हो उनके क्वेश्चन पेपर को एक बार देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके के एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप ध्यान में रखें। तो ये है ऑप्शनल को लेके। एंड वंस यू चूज योर ऑप्शनल,
आपको बहुत ही उसके, क्योंकि प्रीलिम्स में तो है नहीं, ऑप्शनल जो है वो सिर्फ मेंस के लिए पढ़ना है। तो मेंस के लिए जो पढ़ना है उसके लिए जैसे कि मैंने बताया कि आपके खुद के नोट्स, रिपीटेड रिवीजन, आंसर राइटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज दी ऑप्शनल इज कंसर्न। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपका मीडियम ऑफ लैंग्वेज इन यूपीएससी, मीडियम ऑफ लैंग्वेज आप क्या लें, हिंदी लें, इंग्लिश लें। तो फ्रेंड्स वही ऑप्शन, वही आप मीडियम चूज करें जिसमें आप कंफर्टेबल हों। अगर आप ऐसा कोई मीडियम लेते हैं जिसमें आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, जिसमें आप अपने आप को ये बता नहीं आप अपने आप को ये ठीक से नहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो उसको लेने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपकी स्कूलिंग ही, अगर आपकी एजुकेशन हिंदी मीडियम में रही है तो आप हिंदी मीडियम लीजिए। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ इंग्लिश मीडियम वाले कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होता है। मैं एवरी ईयर सो मेनी कैंडिडेट्स फ्रॉम हिंदी मीडियम ऑल्सो गेट सिलेक्टेड। तो जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं उसी मीडियम को आप चूज कीजिए, ये ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट इशू एस्पिरेंट्स डिस्कस करते हैं कि इज कोचिंग नेसेसरी फॉर आईएएस, कोचिंग क्लासेस क्या लेनी चाहिए। फ्रेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन योर अप्रोच। कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनको कोचिंग कंफर्टेबल नहीं लगती, जैसे मैं भी थोड़ा रिस्ट्रिक्टेड वे में मैंने लिया था, मैंने पूरे सब्जेक्ट्स का नहीं लिया था, आई टुक ओनली फॉर लिमिटेड पोर्शन। लेकिन कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हैं कि जिनको कोचिंग में ज़्यादा कंफर्ट लगता है, तो ये थोड़ा देखना पड़ेगा। साथ ही साथ में एक ये भी बात इंपॉर्टेंट है कि कोचिंग को ज्वाइन करने में आपका टाइम, एफर्ट भी लगता है, आपको आने जाने का कॉस्ट भी। और कई बार ऐसे होता है कि आप जहाँ पे हैं वहाँ पे अच्छी कोचिंग अवेलेबल ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको लोकेशन चेंज करनी है, तो आपका बोर्डिंग, लॉजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और वहाँ का खाने का काफ़ी खर्च रहता है। तो ये सब चीज़ें भी सोचने वाली हैं कि अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो क्या ये फाइनेंशियल कॉस्ट, फाइनेंशियल बर्डन आप बियर कर सकते हो। और अगर नहीं कर सकते हो तो आज के दिन में बहुत सारी ऑनलाइन ऑप्शंस भी अवेलेबल हैं, ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है। और स्पेशली ड्यूरिंग कोविड-19 काफ़ी तो कोचिंग क्लासेस भी ऑनलाइन ही चली, फिजिकली ओपनिंग अब रिसेंटली धीरे धीरे फेज वाइज स्टार्ट हो रही हैं। तो आप डिसाइड कीजिए। और साथ ही साथ में ग्रुप स्टडीज़ भी एक अच्छा ऑप्शन है कि आप जहाँ पे आप पढ़ रहे हो, आपके आसपास में जो भी लोग हैं, अगर कोई ग्रुप है, उनके साथ में मिलके आप ग्रुप स्टडीज़ भी कर सकते हो। उससे इट हेल्प्स यू एक्चुअली इन रिवीजन ऑल्सो, और थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी में कई बार वो काफ़ी मदद देता है। एक और कंसर्न है फ्रेंड्स, जो पूछते हैं कैंडिडेट्स की मैम सोशल मीडिया को कितना यूज़ करें, सोशल मीडिया नेसेसरी। तो आई वुड लाइक टू से कि आपका जो सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो उतना ही होना चाहिए जो आपको तैयारी में मदद कर रहा है। डू नॉट अननेसेसरली वेस्ट योर टाइम इन सोशल मीडिया। तो यूज़ इट टू द एक्सटेंट कि जितना आप अपना इसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तैयारी के लिए यूज़ करें, उतना ही करें। जितनी भी ई लर्निंग वेबसाइट्स हैं, यूट्यूब चैनल है, या कोई भी ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिससे आपको तैयारी करने में मदद मिल रही है, उसी को फॉलो कीजिए। अदरवाइज बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, यू कैन गेट कंफ्यूज एंड यू विल अल्टीमेटली एंड अप वेस्टिंग योर टाइम। तो ये हमको इसको अवॉइड करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ क्वेश्चंस ऑलरेडी मेरे इसमें कमेंट्स सेक्शन में आ चुके हैं। बिफोर आई स्टार्ट टेकिंग दोज क्वेश्चंस, कुछ और बातें मैं यहाँ एस्पिरेंट से बोलना चाहूँगी कि हाउ टू फेस फेलियर, मतलब व्हाट इफ नॉट सिविल सर्विसेज। अगर आपका सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन नहीं होता तो क्या। तो जैसे मैंने बात बोली कि एक तो प्लान भी जो है वो आपका बैकअप करियर प्लान वो ज़रूर आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ में जैसे अगर आपका जो माइंड में था कि मैंने सिविल सर्विसेज क्यों ज्वाइन करना है, मुझे देश के लिए, समाज के लिए कुछ करना है, तो अगर आप सिविल सर्विसेज नहीं कर पा रहे हो तो हाउ कैन यू कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स नेशन बिल्डिंग। आप किसी एनजीओ के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ एसोसिएट हो सकते हो, किसी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बन सकते हो, इंडिविजुअल लेवल पे कर सकते हो। हमारे भारत सरकार के, केंद्र सरकार के एंड स्टेट गवर्नमेंट्स के, डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट्स के इतने सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम स्कीम्स हैं जिसमें लोगों की पार्टनरशिप, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को वो बढ़ावा दे रहे हैं। और ऐसे जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम हैं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, स्वच्छ भारत अभियान, विमेन एम्पावरमेंट को लेके, सेव एनवायरनमेंट, ब्लड डोनेशन, रिस्पेक्ट सीनियर सिटीजन, विमेन सेफ्टी, चाइल्ड अब्यूज, ड्रग ट्रैफिकिंग, जल शक्ति अभियान, ऐसे बहुत सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं। क्लाइमेट चेंज, सेव एनवायरनमेंट,
ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जिसके अंदर आप पार्ट लेके आप अपनी सोसाइटी के लिए, अपने देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो। तो अगर आपका सिविल सर्विसेज में नहीं भी होता है तो देर आर वेरियस अदर मैकेनिज्म्स अवेलेबल फॉर सर्विंग द नेशन एंड सोसाइटी। तो हम इस बात को ध्यान में रखें और साथ ही साथ में ये ध्यान रखें कि कोई भी काम करेंगे उसमें आप के एफर्ट की रिप्लेसमेंट कोई नहीं है। सो नो वन कैन रिप्लेस योर ओन एफर्ट्स, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। एंड यू आर द यू ऑफ योर ड्रीम्स। तो यू आर द यूर ऑफ ओन ड्रीम्स का कि इफ यू शो 100% डेडिकेशन एंड परसिवरेंस तो सक्सेस डेफिनेटली मिलती है। हाँ, कई बार ये होता है कि हमारा सक्सेस मिलने का जो रास्ता है वो इजी नहीं होता, या वो उस तरीके से हमारे पास नहीं आती जिस तरीके से हम उसको चाहते हैं। मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल्स देखी। मेरा सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन सेकंड अटेम्प्ट में हुआ, फिर मेरा सिलेक्शन हुआ। ट्रेनिंग के बाद मैं त्रिपुरा में रही। थोड़ा सा इनिशियली मेरे को जाके वहाँ सेटअप होने में प्रॉब्लम आया, लेकिन मेरे को फिर जब वहाँ का लोगों का रिस्पेक्ट मिला, जब वहाँ सपोर्ट मिला, तो मेरे को इतना अच्छा लगा और मैंने फील्ड में काम किया। आई वॉज STM, ADM, OSD थी मैं, और CEO अगरतला म्यूनिसिपल काउंसिल थी। उसके बाद मैंने सर्व शिक्षा अभियान में काम किया और DM एंड कलेक्टर गोमती डिस्ट्रिक्ट रही। तो जैसे जैसे आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे, अगर आपकी इंटेंशंस ट्रू हैं, अगर आपकी इंटेंशंस जेन्युइन हैं, तो लोगों का जो काफिला है वो आपके साथ में जुड़ता जाता है एंड यू आर एक्चुअली एबल टू डू अ लॉट मोर। मतलब आपके माइंड में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि क्लियर होती चली जाती हैं जब आप अपनी लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हो। तो 3 C's, आई ऑलवेज से 3 C's: करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी। करेज, कन्विक्शन एंड कंसिस्टेंसी, आपके अंदर वो हौसला होना चाहिए, कन्विक्शन होनी चाहिए कि मुझे ये क्यों करना है, और कंसिस्टेंसी कि उसमें कंसिस्टेंट एफर्ट आपको देते रहना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप सब जो हो यूथ, आप सब जो युवा साथी हो जिनसे मैं आज बात कर रही हूँ, तो यूथ आर द की एजेंट्स ऑफ सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। इसको हार्नेस कीजिए, सोशल चेंज, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन। तो यू हार्नेस इट एंड ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ट्राई एंड कॉन्ट्रीब्यूट टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऐसी बहुत सारी मैकेनिज्म्स अवेलेबल हैं जिसमें आप, जैसे मैंने बताया, एसोसिएट हो सकते हैं, जिसमें आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इनिशियली मेरे यही रिमार्क्स थे टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन। मतलब मैं अभी क्वेश्चंस लेने से पहले एक दो और बातें बोलना चाहूंगी कि हमने सबने सुना है कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। तो कीप टेलिंग योर सेल्फ that I can and I will. Keep telling yourself that I can and I will and give your best and realize your dreams. जो आप बेस्ट दे सकते हैं, अपने आप का बेस्ट दीजिए। आपको खुद पे कॉन्फिडेंस है, आप आगे बढ़िए। आपको खुद पे गर्व होना चाहिए। यू शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर पेरेंट्स शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ, योर फैमिली, योर सोसाइटी शुड फील प्राउड ऑफ योर सेल्फ। उस तरीके से हमारी युवा प्रेरणा, हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़े। और if you believe truly in yourself, not even sky is the limit. I put it like this कि sky is even sky is not the limit if you believe in your own efforts. तो फ्रेंड्स, ये इनिशियल रिमार्क्स थे। अब मैं कुछ 4-5 क्वेश्चंस लेना चाहूंगी जो कि यहाँ पे कमेंट सेक्शन में आए हुए हैं। किसी ने ये लिखा कि I am 27 year old, can I prepare for it? फ्रेंड्स, जैसे मैंने बात बोली कि आप प्लीज अपने कैटेगरी के हिसाब से आप देखिए कि आपके पास कितने अटेम्प्ट हैं। ऑफ कोर्स 27 वाले प्रिपेयर कर सकते हैं, जितना मुझे ध्यान है कि उसमें एज क्राइटेरिया में ये अलाउड है। लेकिन अभी आप प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता, कि आप जॉब में हैं या कुछ फर्दर एजुकेशन कर रहे हैं, तो उसके साथ आप कितना टाइम दे पाओगे और कब आप अटेम्प्ट देना चाहते हो। तो सबसे पहले ज़रूरी क्या है कि आप UPSC का जो सिलेबस है, ये नोटिफिकेशन है सिविल सर्विसेज का, उसको देखिए एंड यू बी क्लियर इन योर माइंड कि आप कब कितने अटेम्प्ट आपकी एज के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से आपके लिए एलिजिबल आप हो। और उसके हिसाब से तैयारी, अगर आपको बहुत ज़्यादा मन में है तो मेरा ये मानना है कि एक बार लाइफ में ट्राई ज़रूर करना चाहिए।
नहीं तो आपको ये शिकवा एक रह जाता है, एक अपने आप से शिकायत रह जाती है कि काश हम भी करते, कि हमने क्या बोलते हैं कि कोशिश नहीं की। तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके सर्कमस्टांसेस, अगर आपकी फैमिली सर्कमस्टांसेस, अगर आपके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, और अगर आपका मन है बहुत ज़्यादा करने का, तो आपको ट्राई ज़रूर करना चाहिए। किसी ने ये पूछा है कि मैम अगर मैं हिंदी मीडियम से हूँ तो क्या मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं कर सकता? ये किसने बोला आपको? जो भी जिन्होंने ये कमेंट लिखा है, आई वुड लाइक टू से कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको बिल्कुल तैयारी करनी चाहिए। और ये जो हिंदी या इंग्लिश, जैसे मैंने बताया कि हिंदी या इंग्लिश, ऐसा कोई भी इशू नहीं है कि आप हिंदी में करोगे तो आपको सक्सेस नहीं मिलेंगी। हर साल कैंडिडेट्स जो हैं हिंदी मीडियम से भी क्वालिफाई करते हैं। तो जिस भी मीडियम में आप कॉन्फिडेंट हैं, जिस भी मीडियम में आप कंफर्टेबल हैं, उसी मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन को आप लीजिए। किसी ने लिखा है, नीरज ने, मैम नहीं सॉरी निक बैंसला, मैम कैन यू प्रोवाइड मी योर नोट्स फॉर स्टडी? फ्रेंड्स, मैं सीरियसली मैं करती अपने नोट्स, बट जब मैंने अपनी तैयारी की और जब मेरा सिलेक्शन हो गया, उसके बाद मैंने फ्रैंकली अपने नोट्स जो हैं, जो जूनियर स्टूडेंट्स जो तैयारी कर रहे थे, मैंने उनके साथ में शेयर कर दिए। तो मेरे पास में एक्चुअली नोट्स अवेलेबल नहीं है, नहीं तो मैं ज़रूर शेयर करती। एक क्वेश्चन ये है कि एनसीईआरटी पढ़ना क्यों ज़रूरी है यूपीएससी के लिए? बाकी बुक्स भी अच्छी होती हैं। फ्रेंड्स, बाकी बुक भी अच्छी होती हैं, लेकिन आप अगर जीएस में देखेंगे और कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं प्रीलिम्स के अंदर, जो आपको एनसीईआरटी से जो क्लैरिटी मिलती है वो आपको हमेशा मदद देगी। और जो एनसीईआरटी है वो क्लास 6 से अगर नहीं भी कर पा रहे हैं, अगर क्लास 6 से करें तो बहुत अच्छा है, टाइम नहीं लगता है, वो बहुत जल्दी जल्दी आप कर लेंगे। और नहीं तो क्लास 6 से नहीं कर पा रहे तो 8th ऑनवर्ड्स कीजिए, 8th 9th 10th एटलीस्ट ये वाली कीजिए। हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, ये करेंगे तो आपको थोड़ा सा इजी, मतलब एक बहुत इजी है एनसीईआरटी को पढ़ना, इसमें कोई टफ बात नहीं है, लेकिन आपका एक बेस बनाने में आपको एक हेल्प मिलता है। प्लीज गिव स्ट्रेटेजी फॉर अपेयरिंग इन 2023। फ्रेंड्स, मैंने यही बात बोली कि 2023 में अगर आपको करना है तो 2023 के लिए, जैसे मैंने बात बोली कि अगर वहां जून या जुलाई में अगर प्रीलिम्स होगा 2023 में, तो लगभग 1 महीने पहले से आपको 100% सिविल सर्विसेज की तैयारी पे आना पड़ेगा। तो अगले साल मई जून से आपको तैयारी शुरू करनी पड़ेगी। ये तो 12 महीने हो गए, लेकिन आप अगर अभी से सोच रहे हैं तो नवंबर में हम हैं, तो आपके पास एडिशनल 4-5 महीने हैं। तो आप एक बार सिलेबस की ओरिएंटेशन ले लीजिए, पढ़ के देखो क्या टॉपिक्स हैं। जीएस की तैयारी शुरू कर सकते हो, करंट अफेयर्स की तैयारी शुरू करते हो, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, ये सब पढ़ सकते हो, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। हाउ टू रिवाइज सिलेबस? फ्रेंड्स, रिवीजन का तो यही है, रिपीटेड रिवीजन इज द की। चाहे हम प्रीलिम्स की बात करें, मेंस की बात करें, मेंस में और ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको लिखना है। प्रीलिम्स में क्या है कि आपके माइंड में कहीं भी बैक ऑफ द माइंड में आएगा, तो आपके पास जो 4 ऑप्शन होंगी उसमें आप कई बार सिलेक्शन नहीं तो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी से भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी में ये है कि ये तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, तो शायद ये होगा। इस तरीके से भी आपको प्री में हेल्प मिलती है। लेकिन मेंस में क्या है कि आपको लिखना है। मेंस में एक्चुअली यू हैव टू रिप्रोड्यूस योर ओन ओरिएंटेशन। आप उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में क्या सोचते हो, आपको वो मेंस में लिखना है। तो आपको मेंस में और ज्यादा रिपीटेड रिवीजन, आंसर राइटिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्रिस्टल क्लियर हों एंड यू आर एबल टू राइट properly what you are thinking, you are able to reproduce your thoughts and आपको जो भी चीज डिफिकल्ट लगती है उसको तो अगर आप टाइम देके आप सॉल्व नहीं करोगे तो वो क्लियर नहीं होगी। तो इसीलिए रिवीजन, रिपीटेड रिवीजन, आंसर राइटिंग, नोट्स मेकिंग, ये सभी बहुत ज्यादा जरूरी है। वेयर टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन, दिल्ली और इलाहाबाद? फ्रेंड्स, अगेन आप जहां से बिलोंग करते हैं वहां पे अच्छी कोचिंग है नहीं है, ये इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ में ये भी हमें देखना है कि कहाँ रहने का एक्सपेंडिचर है। फैमिलीज
पे आप कितना फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट डालना चाहोगे, ये भी हम बात को डिनाई नहीं कर सकते कि काफी खर्चा इसमें है। तो ये जरूरी भी नहीं है कि आप अपना स्टेशन चेंज करो। इफ यू आर कंफर्टेबल इन योर ओन स्टडी, मतलब आप अगर कोचिंग नहीं भी लेना चाहते हो तो आप अपने लेवल पे खुद भी तैयारी कर सकते हो, ऑनलाइन कोचिंग ऑप्ट कर सकते हो, ग्रुप स्टडीज वगैरह जो है उससे भी मदद मिलेगी। तो ये जो स्टेशन वाली बात है तो आपका और आपकी फैमिली का एक्चुअली डिसीजन है। मैं इसमें कमेंट करना, आई थिंक इट वुड नॉट बी अप्रोप्रिएट मेरा कमेंट करना। एक क्वेश्चन है, बुक्स और वीडियोस व्हाट इज गुड फॉर स्टडी। फ्रेंड्स, मेरा ये मानना है, हालांकि मेरे टाइम में जब मैंने एग्जाम दिया 2006 और 7 में 2 अटेम्प्ट दिए, उस टाइम में बहुत सारे वीडियोस अवेलेबल भी नहीं थे फ्रैंकली। तो हमें उस तरीके के मीडियम में पढ़ने की आदत नहीं है। लेकिन अभी जैसे ऑनलाइन मटेरियल बहुत अवेलेबल है, यूट्यूब पे वीडियोस हैं। लेकिन मेरा ये मानना है कि बुक्स जो हैं उनका रिप्लेसमेंट आज भी वो वीडियोस नहीं है। ऑफकोर्स वीडियोस से जो है आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आती है, जीएस में मदद करता है, एनालिटिकल वाला जो पेपर है जीएस पेपर 2 है उसमें वो मदद करता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो चीज मुझे लगता है कि हम अपने हाथ से लिखें, आप चाहे वो वीडियो पढ़ भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, इफ यू कैन मेक योर ओन नोट्स, या अगर आप उस चीज को अपने हाथ से लिखेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि वो हमारे सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं जाता है। वंस वी राइट समथिंग विद योर ओन हैंड, योर माइंड विल रजिस्टर इट समवेयर, और आपको वो बेटर तरीके से आप उसको समझोगे। क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ चीज समझ में आएगी, कुछ नहीं आएगी। अगर आप देख भी रहे हो, कोई वीडियो भी देख रहे हो, उससे अगर आपके खुद के नोट्स बने होंगे, दैट वुड बी बेटर। और बुक, मुझे लगता है कि बुक इज ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट। आई रियली डोंट थिंक कि ओनली वीडियोस पढ़ने से या ओनली वीडियोस को देखने से आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो। बुक्स तो आई थिंक मैंडेटरी हैं, और बुक्स के साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है कि आपके खुद के नोट्स, आपके रिवीजन आप किस मटेरियल से करोगे, वो मटेरियल आपका क्लियर होना चाहिए। वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वो आपका क्या पैटर्न है, ये आप एक बार अपने आप को असेस करके देन यू डिसाइड कि आपको बुक्स करना है, वीडियोस करना है, राइट। हाउ टू रिवाइज सिलेबस। रिवीजन का फ्रेंड्स वही है, रिपीटेड रिवीजन, आंसर राइटिंग, ये मैंने 2-3 बार बोल दिया, तो आई एम नॉट टेकिंग इट अगेन। If a student is having PCB and preparing for MBBS, so after MBBS whether she can prepare for UPSC? हाँ, MBBS के बाद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। मेनी कैंडिडेट्स डू दिस। बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं जो सिविल सर्विसेज में हैं, मेरे बैच में भी बहुत डॉक्टर्स हैं जो कि सिविल सर्विसेज में हैं, तो वो कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि आप कितना टाइम फिर आप देंगे MBBS करने के बाद, क्योंकि MBBS करने के बाद में फिर आपका स्पेशलाइजेशन, जो मेडिकल फील्ड में अगर आपको आगे जाना है सपोज, तो उसमें अगर स्पेशलाइजेशन करेंगे तो उसका भी टाइम देखना है। और अगर ये ट्रेड ऑफ करना है कि हमें मेडिकल लाइन में स्पेशलाइजेशन करना है या हमें जो है इसका एग्जाम की तैयारी करनी है, यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी करनी है, तो वो एक जो ट्रेड ऑफ है, वो जो डिसीजन है, वो थोड़ा आपको लेना पड़ेगा। लेकिन हाँ, प्रोवाइडेड यू हैव एज एंड बाकी सब चीजें जो है एज पर योर एलिजिबिलिटी, अगर आप एलिजिबल हो तो डेफिनेटली यू कैन राइट, यू कैन प्रिपेयर आफ्टर योर MBBS। वो तो किसी भी ग्रेजुएशन की फील्ड के बाद हम एग्जाम दे सकते हैं। somebody has written कि मैम ऐसा लगता है कि 2010 से पहले यूपीएससी एग्जाम उतना हार्ड नहीं था, बट अब ज्यादा कंपटीशन बढ़ गया है। फ्रेंड्स, सबको ये लगता है दैट द ग्रास इज ग्रीनर ऑन द अदर साइड, और ये मैं ऐसे बोलूंगी कि दिल बहलाने के लिए ये ख्याल अच्छा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। हर साल कंपटीशन जो है रहता है, हर साल इतने लैक्स ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़ते ही हैं, कम नहीं हो रही, ये ऑफकोर्स ये है। लेकिन हाँ, पैटर्न चेंज होता है, तो ये हम नहीं कह सकते कि एग्जाम उतना हार्ड नहीं था अब ज्यादा हार्ड है। पैटर्न चेंज हो रहा है, तो वो जो पैटर्न है, वो जैसे मैंने जब 2 अटेम्प्ट दिए, तो जो 2006 का पैटर्न था और 2007 का जो पैटर्न था, उन दोनों में भी चेंज था, द वे क्वेश्चंस बीइंग आस्क्ड, राइट। तो ये तो एक यही तो चैलेंज है लाइफ में कि नथिंग इज स्टैटिक, नथिंग इज कांस्टेंट। और सबसे ज्यादा क्या है कि हमें चेंज को अडॉप्ट करना है, हमें चैलेंज को फेस करना है। अभी कोविड-19 में हम सब ने एज ह्यूमन बींग्स वी हैव ऑल फेस दैट चैलेंज विद आवर ओन रेजिलियंस, विद आवर ओन पावर, विद आवर ओन स्ट्रेंथ। एक दूसरे की मदद करी, जब भी कोविड में जितना भी हो पाया, सब ने एक दूसरे की मदद करी। तो ये जो एक यूपीएससी का भी जो एग्जाम है, बेसिकली इट टेस्ट योर स्ट्रेंथ, इट टेस्ट योर एबिलिटी, इट टेस्ट योर पैशन, और
आप प्रेशर के अंदर किस तरीके से परफॉर्म कर सकते हो, किस तरीके से परफॉर्म कर पाते हो, इसका ही तो टेस्ट है यूपीएससी का एग्जामिनेशन। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हमें डीमोटिवेटेड नहीं होना है। एग्जाम का जो पैटर्न है ये तो यही रहेगा, और बाकी तो हर साल इसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आते रहेंगे। तो इसका मजा भी यही है कि आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यू एक्चुअली लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। जब मैं तैयारी कर रही थी, मुझे इतनी सारी चीज़ों के बारे में पहले मैंने कभी नहीं पढ़ा था। मैं कॉमर्स स्टूडेंट रही हूँ, इतना डिटेल में मैंने जो ह्यूमैनिटीज़ के सब्जेक्ट हैं वो कभी नहीं पढ़े। साइंस एंड टेक के बारे में इतना नॉलेज नहीं था, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में मुझे इतना नॉलेज नहीं था, जो कि जब मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी को जब मैंने शुरू किया, तब मैं धीरे 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 मेरा ओरिएंटेशन हुआ। और जब मैंने एक्चुअली फ्रेंड सेकेंड अटेम्प्ट में जब मैंने लिखा, तो मेरे माइंड में बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स क्लियर थे, बिकॉज आई हैड फोकस्ड स्पेशली ऑन माई मेंस में मैंने आंसर राइटिंग और रिपीटेड आंसर राइटिंग, एस्से राइटिंग, उस पर बहुत ज़्यादा मेहनत करी, क्योंकि मुझे पता था कि जो आपकी जो रैंक डिसाइड होगी, वो फाइनल सिलेक्शन जो होगा वो मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स से ही होगा। और उसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स के अंदर सबसे ज़्यादा जो मार्क्स होते हैं वो मेंस के ही होते हैं। तो इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है कि ये जो चैलेंज है इसको हम एक्सेप्ट करें, अगर आपको करना ही है, और उसको फिर एक्सेप्ट करते हुए हम उसमें आगे बढ़ें, राइट। आई थिंक फ्रेंड्स ऑलरेडी 50 मिनट्स के आसपास हो गए हैं। लास्ट 1 या 2 क्वेश्चन लेके मैं सेशन को एंड करूंगी। तो किसी ने लिखा है हाउ टू स्टार्ट आफ्टर कंप्लीटिंग 12th स्टैंडर्ड, हाउ टू स्टार्ट प्रिपरेशन आफ्टर कंप्लीटिंग 12th स्टैंडर्ड। फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि प्लीज़ आप ध्यान में रखिए कि आपकी ग्रेजुएशन पे भी आपको ध्यान रखना है। यू शुड नॉट इग्नोर योर ग्रेजुएशन, क्योंकि उसके बाद में आपका फ्यूचर करियर भी डिसाइड होता है। तो आपको ग्रेजुएशन के साथ साथ अगर तैयारी करनी है तो यू कैन ऑफकोर्स स्टार्ट, लेकिन ग्रेजुएशन को निगलेक्ट मत कीजिए। तो इसके साथ साथ में आप जो है जीएस की स्टडी शुरू कर सकते हो, न्यूज़पेपर रीडिंग, एनसीईआरटीज रीडिंग, मैगजीन्स, ये सब पढ़ सकते हो। और अगर आपका ऑप्शनल वही आप सोच रहे हो कि जो आप जिसमें आप ग्रेजुएशन कर रहे हो वही ऑप्शनल अगर आपका मेंस में भी रहेगा, तो डेफिनेटली यू कैन एक्चुअली दिस विल हेल्प यू इन प्रिपेयरिंग फॉर योर मेंस। तो जब आप 12th क्लास के बाद जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो डेफिनेटली आपको मदद मिलेगी इन टर्म्स ऑफ बिल्डिंग योर कॉन्सेप्ट्स, और जो टाइम है उसको जुडिशली आप यूटिलाइज करो, ये भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन सब सलाह मैं यही देना चाहूंगी कि क्योंकि आपका लाइफ में प्लान भी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ग्रेजुएशन की पढ़ाई को, उस सब्जेक्ट की पढ़ाई को निगलेक्ट मत कीजिए, क्योंकि उससे क्या है कि आपका फ्यूचर में आप कुछ और भी अगर करना चाहोगे, तो अगर आपके परसेंटेज, अगर मार्क्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, तो हो सकता है आपको वो हायर स्टडीज़, हायर एजुकेशन करने का मौका जो है आपका रिस्ट्रिक्ट हो जाए, वो अपॉर्चुनिटी कम हो जाए। I think last question I would like to take. How do students manage time? How do students manage study time? Friends, time management is very important. जैसे मैंने बताया, break your time into short and long term goals. Long term goals में है कि आप सपोज 1 साल है या कुछ 6 महीने हैं, उनको ब्रेक कीजिए, देन ब्रेक इट देम इनटू वीक्स, और जो वीक्स हैं फिर उनको डेज के हिसाब से आप को स्प्लिट करना है। एंड व्हेन यू आर नियरिंग योर एग्जामिनेशन, तो इम्पॉर्टेंट है क्या कि आप अपना जो डेली टाइम अवेलेबल है उस डेली टाइम टेबल को भी बनाएं। आपको यू शुड हैव योर टाइम टेबल। तो जो माइंड में कन्फ्यूजन्स हैं, लो मोटिवेशन रहता है, आप डिजेक्टेड फील करते हो, कन्फ्यूजन्स आते हैं, ये सबके प्रिपरेशन फेजेस में आते हैं, मेरी भी फेजेस में आए थे। लेकिन इसको फेस करने के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। वी हैव नो अदर ऑप्शन, वी हैव नो अदर चॉइस दैन टू डिस्प्ले आवर लीडरशिप स्किल्स। हमारा मेंटल और फिजिकल हेल्थ, उन दोनों पे भी ध्यान रखना है। हमें फिजिकली तो फिट रहना ही है, ये नहीं है कि आप 1-2 घंटा एक्सरसाइज करो, बट ये है कि आपका माइंड रिलैक्स होना चाहिए, आपके माइंड में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन्स नहीं होने चाहिए। और फिर क्रक्स यही है कि आपको अपने इनर स्ट्रेंथ और वीकनेसेस पता होने चाहिए कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिलती है, या अगर मैं डिमोटिवेटेड हूँ तो मैं ये करूँगा, ये करूँगी तो मैं अपने नॉर्मल मूड में आ जाऊँगी। और कुछ हॉबीज़ हैं, हॉबीज़ डेवलप कीजिए, स्पेंड टाइम ऑन देम। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और एक बैलेंस तरीके से, एक बैलेंस अप्रोच लेके हमें पढ़ाई करनी है। और ये बिल्कुल नहीं सोचना कि हमारा यूपीएससी नहीं होगा तो हम क्या करेंगे। इट इज़ नॉट एट ऑल एंड ऑफ द वर्ल्ड। सिलेक्शन हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो
तो भगवान ने जरूर कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी आपके लिए और देखी होगी जो आपके पास किसी ना किसी तरीके से आएगी। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिविल सर्विसेज में रहते हुए ही देश के लिए समाज के लिए कुछ कर सकते हो। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। लॉट मेनी गुड थिंग्स विल कम टू यू। लॉट मेनी पीपल वुड बी कमिंग टू हेल्प यू। बट सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका खुद पे विश्वास, योर ओन फेथ इन योर ओन सेल्फ। आपका खुद पे विश्वास, आपका खुद पे भरोसा, और अगर आपके एफर्ट्स जो आप दे रहे हैं वो जेन्युइन हैं, आपके एफर्ट्स ट्रू हैं, देन नथिंग एक्चुअली कैन स्टॉप यू इन अचीविंग योर गोल, इन अचीविंग योर एम। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, विश्वास अपने आप पे करते हुए, ईश्वर पे विश्वास रखते हुए, मैं हमेशा अपनी प्रेयर्स में गॉड को थैंक्स करती हूँ कि मुझे अब तक जो भी दिया। आई थैंक द ऑल माइटी फॉर गिविंग एवरी वट एवर ही हैज़ गिवन टू मी। चैलेंजेस ने बहुत कुछ सिखाया और उन चैलेंजेस से सीखते हुए मैं यहाँ पे बढ़ी। अभी भी काफ़ी कुछ करना है। तो यही सब करते हुए फ्रेंड्स, आप सब लोग भी आगे बढ़िए, लाइफ में कुछ अच्छा करिए। और मैंने आज सुबह एक ट्वीट डाला था मेरे जहन में। सुबह जब मैं उठी तो मेरे कुछ माइंड में आता, मैं कुछ कुछ लिखती हूँ। तो आज मैंने सिर्फ 2 लाइनें डाली, एक ट्वीट किया कि कुछ अलग करने की ठानी है तो कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना पड़ेगा। कुछ अलग करने की ठानी है तो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट तो देना पड़ेगा। तो अगर आपने कुछ अलग करने की ठानी है, आपके फ्रेंड्स प्राइवेट सेक्टर में हैं, आप सिविल सर्विसेज में आना चाहते हैं, तो ये जो थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट है ये तो आपको देना पड़ेगा। और ये जो एक्स्ट्रा एफर्ट है ये आप ही दे सकते हो, आपको ही देना है। कोई और आपके बिहाफ पे मेहनत नहीं कर पाएगा। इस बात को हम ध्यान रखें। आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपका भरोसा, आपका हौसला आपको किन ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, शायद ये किसी को, आपको भी नहीं पता। तो विश्वास रखिए अपने हौसलों पे और अपनी दृढ़ता से, अपने दृढ़ शक्ति से आप आगे बढ़ते रहिए। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। माय बेस्ट विशेस टू ऑल द यूपीएससी सिविल सर्विस एस्पिरेंट्स जिन्होंने भी आज ये सेशन से जुड़े, आपने टाइम निकाला, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो भी सेशन से जुड़े हैं। और युवा पीढ़ी, युवा साथी जितने भी हमारे साथ में जुड़ते हैं उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और आप सब लोग हमारे देश के पावर हाउस हो। आप जो भी इनिशिएटिव लो, कुछ ऐसा करो कि आप देश के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए, सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करो। यही मेरी तरफ से आप सबके लिए रिक्वेस्ट है। थैंक यू सो मच। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।